तो एक तरह से हमने बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहां हम अचीव कर सकते थे, ज़्यादा हम नहीं कर पाए, और बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर हम फेल भी कर गए। तो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ बातें हैं जो हमें आई थिंक करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि देश की उन चीज़ों को इंगित करने का, उन पर प्रकाश डालने का जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से फेलियर था, जहां हम शायद वो अचीव नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे, या शायद हम सही दिशा में नहीं जा पाए। तो एक ऐसा देश जिसमें हर एक चीज़, हर एक या यहाँ तक कि धर्म के फोल्ड में उसकी नदियाँ आती हैं, उसके स्थान आते हैं, जगह आते हैं, मंदिर आते हैं, अलग अलग प्लेसेस आते हैं, प्लेसेस तक जिसके धर्म के फोल्ड में ऑलरेडी आते हैं, वो देश डिसाइड करता है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, यानी कि सेक्युलर रहेंगे। कैसे? हमने एक नया नाम जो हमने लिया, इंडिया, जो एक तरह से अंग्रेज हमें बुलाते थे उस नाम से, वो नाम हमने लिया और उसी नाम को डेली बेसिस पे प्रमोट करना शुरू किया। नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई इंडिया की जगह पे आपका जो असली नाम है भारत है, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? अगर हम इंडिया बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, भारत बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली प्रॉब्लम है, हम अभी भी इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी में फंसे हुए हैं, राइट्स वर्सेस ड्यूटीज़ में फंसे हुए हैं। हमें नहीं पता कि हमारी ड्यूटीज़, या शायद पता भी हो तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हमारी राइट की बात आती है तो हम चीखने चिल्लाने लगते हैं। हमें ये समझना होगा कि सोसाइटी इंडिविजुअल्स से बनती है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल के सोसाइटी बनाते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखा है सिविलाइजेशन के एक्सपेंस पे। हमने एक तरह से जो हमारी कोर सिविलाइजेशन थी उसको हमने थोड़ा दबा दिया कि नहीं भाई, संविधान जिंदा रहना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा दिल्ली कर दिया, जिसके एक्सपेंस पर भारत जो है कम होता गया है। अभी हमारे देश में, हालांकि हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन मेरे विचार से वो बहुत लेट हुआ है और अभी भी उनको बहुत कम पावर मिले हैं। क्योंकि सोसाइटीज़ की वैल्यू कम हुई है, इसलिए पॉलिटिकल एंटिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसकी वजह से पॉलिटिकल एंटिटी जो है सोशल मुद्दों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, क्योंकि एक एक्टिव सोसाइटी नहीं है। हम एक तरह से हर एक बात पे, कोई भी मुद्दा हुआ जो हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, उसको लेके भी चले जाते हैं कि नहीं भैया, हम कोर्ट में ही जाएंगे, हम वहीं सॉल्व करेंगे। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे अपनापन का भाव कम होता है, इससे सोसाइटी का सोशल फैब्रिक जो है वो कमज़ोर पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे देश को डिग्रेडेशन के मार्ग पे ले जाती है। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। उसके तहत भारत को मतलब जो अंग्रेज़ों के अधीन भारत था, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें एक रखा गया, एक का नाम रख दिया गया भारत और दूसरे का पाकिस्तान। एक पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के बाद एक भारत बना और एक पाकिस्तान, और ऐसे भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। तब से लेके इस महीने हमने जो है 77th इंडिपेंडेंस डे भी मनाया। पूरे देश में एक तरह से काफ़ी जश्न का माहौल था, और 76 साल हो गए हैं। 76 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, एक तरह से अपने हाथों में शासन लिए हुए, स्वाधीनता प्राप्त किए हुए। और इसमें हमने राइज भी देखा, कुछ फॉल्स भी देखे, फिर दोबारा हमने अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत दिखाई। तो एक तरह से हमने बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहां हम अचीव कर सकते थे, ज़्यादा हम नहीं कर पाए, और बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर हम फेल भी कर गए। तो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ बातें हैं जो हमें आई थिंक करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि देश की उन चीज़ों को इंगित करने का, उन पर प्रकाश डालने का जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से फेलियर था, जहां हम शायद वो अचीव नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे, या शायद हम सही दिशा में नहीं जा पाए। ये हमारा पहला वीडियो है, और इसमें पहले वीडियो में ही कुछ निगेटिव कहना इनएप्रोप्रिएट होगा, लेकिन आई थिंक हमें कुछ सवाल पूछने चाहिए, कुछ अपने फंडामेंटल्स निर्धारित करने चाहिए, जिसके बिहाफ पे हम आगे की जर्नी तय करेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद भारत का, यानी कि 1947 से लेके अब तक 2023 तक के भारत का क्या कुछ ऐसी डिसीजंस थी, क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे देश की एक तरह से नेगेटिव चीज़ें गिनी जा सकती हैं, या चूक कह सकते हैं कि हाँ, इन जगहों पे हमारे देश से चूक हुई। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो आपसे साथ की उम्मीद करूँगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आज़ाद भारत की सबसे बड़ी समस्या रही, वो आई थिंक ये थी कि हमने आज़ाद होने के साथ साथ ही अपनी आइडेंटिटी निर्धारित नहीं की।
कोई भी देश, हर एक देश की कोई ना कोई आइडेंटिटी ज़रूर होती है। तरह से या तो लोगों से पहचाने जाते हैं, या अपने कानून से पहचाने जाते हैं, या यूनिफॉर्मिटी से पहचाने जाते हैं। कुछ देश धर्म से भी पहचाने जाते हैं, कुछ भाषा से, कुछ कल्चर से, कुछ देश अपने कॉमन इतिहास से पहचाने जाते हैं, कुछ देश अपने कॉमन हीरोज़ की वजह से एक नेशन फॉर्म करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या था जो हमारे भारत की पहचान थी और हम वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए? आई थिंक ज़मीन से उपजे अनाज खाने वाले को अनाज की इम्पोर्टेंस समझने के लिए ज़मीन की इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश के केस में मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद से हम वो चीज़ नहीं कर पाए। मुझे ये लगता है जैसे हमने सबसे पहले एक सेक्युलर आइडेंटिटी चुनी। अब सेक्युलर शब्द का जो ओरिजिन है वही एक तरह से धार्मिक ओरिजिन है, धार्मिक भी नहीं कहना चाहिए बल्कि रिलीजियस ओरिजिन है, वो एक क्रिश्चियन ओरिजिन है। और एक देश का जिसमें जो एक धार्मिक देश रहा है उसको एक रिलीजियस आइडेंटिटी या धार्मिक न्यूट्रलिटी की आइडेंटिटी अपनाना मुझे नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि एक तरह से वही आइडेंटिटी, मतलब एक तरह से जिस तरह से हमें अंग्रेज़ देखते थे कि वो हमें धर्म के आधार पर पिक नहीं करते थे और नहीं कर पाते थे, या फिर उन्हें हमारा धर्म अपना नहीं लगता था, उसी तरह से हमने जब आज़ादी पाई तो हमने तय किया कि हमें इस देश का कोई भी धर्म सरकार का अपना धर्म नहीं होगा। सरकार की एक सेक्युलर आइडेंटिटी होगी जो एक तरह से धर्म निरपेक्ष होगी। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष होगी, पर एक्चुअली सरकार की न्यूट्रलिटी जो है वो रिलीजन से तटस्थता जो है एक तरह से, उसे ही सेक्युलरिज्म माना गया इस देश में। और वो ये भी स्थापित कर दिया गया कि ये देश की पहचान है। अगर कोई देश जो कि धार्मिक है, फंडामेंटली धार्मिक है, जहाँ के हर लोग धार्मिक हैं, इनफैक्ट नास्तिक भी धार्मिक होते हैं, हम कभी जब रिलीजियस स्टडी करेंगे भारत के उसमें तो हम इस पर बात करेंगे, तो एक ऐसा देश जिसमें हर एक चीज़, हर एक यहाँ तक कि धर्म के फोल्ड में उसकी नदियाँ आती हैं, उसके स्थान आते हैं, जगह आते हैं, मंदिर आते हैं, अलग अलग प्लेसेस आते हैं, प्लेसेस तक जिसके धर्म के फोल्ड में ऑलरेडी आते हैं, वो देश डिसाइड करता है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, यानी कि सेक्युलर रहेंगे। कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब आपने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई और उसके बाद आपने अपनी कोई आइडेंटिटी स्थापित करने की कोशिश ही नहीं की, या फिर पुनर्जीवित करने की कोशिश नहीं की। मतलब एज ए कंट्री हमें ये लगा कि हमारी कोई और पुरानी आइडेंटिटी नहीं है, हम यहाँ से वो कैरी करेंगे जो हमारे आई थिंक पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए, बातचीत के लिए, या मासेस को कंफर्ट करने के लिए एक तरह से सूटेबल रहेगा। क्या धर्मनिरपेक्षता भारत के केस में वैसी ही थी जैसे बाकी देशों के केस में? क्या भारत का धार्मिक फोल्ड भी वैसा ही था जैसे बाकी देशों में? आई थिंक डाउट करने वाली बात है। इसके अलावा हमने एक चीज़ और तय किया कि बराबरी यानी कि राइट टू इक्वालिटी जो है उसको हमने यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की। हमने बहुत सारी बारीकी जो है समाज में, बहुत सारी जगहों पर हम देख पाएंगे कि हमने समाज में एग्जिस्टिंग बारीकियों को दरकिनार करते हुए सीधे सीधे एक इक्वालिटी इम्पोज किया। और कई जगहों पे जहां हमें बारीकियों को समझने के बाद भी कई चीज़ें डिस्क्रिमिनेटरी लग रही थी, वहाँ पे हमने बोल दिया कि नहीं भाई, ये रिलीजियस फ्रीडम है, ये धार्मिक स्वतंत्रता है, हम यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने सोशलिस्ट मॉडल अपनाया इकोनॉमिक मॉडल में, और उसके बाद फिर कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया। क्लियरली दिखाता है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमें नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना है, हमारे देश की पहचान क्या है, हमारे देश का कोर वैल्यू क्या है, और उसके हिसाब से ही हम अपनी सारी पॉलिसी फॉर्म करें, ये नहीं दिखता था। ऐसा लगता था कि हम एक्सीडेंटल चल रहे हैं। अभी हम अगर सोवियत यूनियन की तरफ टिल्ट कर रहे हैं तो हम एक तरह से सोशलिज्म अपनाएंगे। अभी हम यूएस की तरफ टिल्ट कर रहे हैं तो कैपिटलिज्म अपनाएंगे। कैपिटलिज्म भी जब हमने अपनाया तो एक तरह से प्रेशर में ही अपनाया था, कोई आउट ऑफ चॉइस नहीं अपनाया था। इसके बाद जितनी भी देश की डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से, चाहे आप उसको मॉडर्नाइजेशन बोल दीजिए, चाहे वो वेस्टर्नाइजेशन बोल दीजिए, चाहे वो इकोनॉमिक मॉडल, जैसा कि हमने भी बात की कि हमने जो कैपिटलिस्ट रिफॉर्म या जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो रिफॉर्म है, वो भी हमने एक तरह से वेस्ट से ही अपनाया। तो जो भी आपके डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके
चूँकि आपकी आइडेंटिटी स्थापित नहीं है तो वो सब बोरोड है कहीं ना कहीं से हमने, कि हाँ भाई वो देश अच्छा कर रहा है तो हम उससे ले लेते हैं, वो देश अच्छा कर रहा है तो हम उससे ले लेते हैं। पर और ये ठीक भी है कहीं ना कहीं कि हाँ भाई वो अच्छा कर रहा है तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपके देश के लिए क्या वो सूटेबल रहेगा? क्या हमने अपनी नब्ज़ पहले पकड़ी है दवाई देने से पहले? आई थिंक यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस नज़र आती है। और एक चीज़ जो हमें समझना चाहिए कि जिसकी आइडेंटिटी नहीं होती उसका अपना कोई स्टैंड नहीं होता। मतलब अगर आपकी भाषा नहीं है, अगर आपके विचार नहीं हैं, अगर आपके ख्याल अपने खुद के नहीं हैं, तो आप किसी और का ख्याल बोरो कर रहे हो, तो जिसका वो ख्याल ओरिजिनली है उससे अपनी तुलना करोगे तो आप वहाँ हमेशा कमतर नज़र आओगे। और ये चीज़ हमारे स्टैंड्स में जो हमने स्टैंड लिए हैं अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसमें बहुत बार ये खुलकर भी सामने आया है कि भारत का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। एक और गलती जो हमने करी वो था, हमने एक नया नाम जो हमने लिया इंडिया, जो एक तरह से अंग्रेज हमें बुलाते थे उस नाम से, वो नाम हमने लिया और उसी नाम को डेली बेसिस पे प्रमोट करना शुरू किया। जो नई पीढ़ी आई उसको सिखाने की कोशिश की कि नहीं इंडिया बोलो, इंडिया बोलो, इंडिया बोलो, और लगभग हर जगह पे हमने इंडिया 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 को ही प्रमोट किया। नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई इंडिया की जगह पे आपका जो असली नाम है भारत है, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? अगर हम इंडिया बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, भारत बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली प्रॉब्लम है। इंडिया बोलने से जो पैट्रियटिज़म दिल में आता है, जो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगती है, उसका इतिहास बहुत क्षणिक है। 50, 60, 70 साल का इतिहास है। अगर आप उसको थोड़ा और पहले कुरेदना या खोलना शुरू करेंगे तो इंडिया नाम के साथ बहुत सारी निगेटिविटी भी जुड़ी होगी। कुछ बहुत आपकी यादें नहीं जुड़ी हैं। जैसे ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि 1000 साल पहले भी इस ज़मीन को इंडिया ही बोला जाता था, हमारे पूर्वज भी इस ज़मीन को इंडिया ही बोलते थे। जब आपका एक ज़मीन से कनेक्ट टूट जाता है तो धीरे 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 करके आप एक तरह से उस ज़मीन से अलग हो जाते हो। आप एक तरह से विदेशी हो जाते हो जो बस उस ज़मीन में रह रहा है। सिमिलरली अगर आप भारत नाम रखते हो तो उस भारत के नाम से, भारत नाम कहते ही आपको अपना स्वर्णिम इतिहास, एक तरह से जिसको कह सकते हैं, जो आपका एंशिएंट पीरियड है वो याद आता है। एक तरह से आपके पूर्वज आते हैं, एक तरह से आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ये मेरा देश है। नाम से बहुत फ़र्क पड़ता है। नाम से एक गौरव का एहसास होता है जो इंडिया के केस में शायद हो, भारत के केस में ही होगा, क्योंकि उससे आपका जुड़ाव है, उससे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी नाम के साथ ज़िंदा रही है। बल्कि आपके रिलीजियस बुक्स में भी वही नाम है, आपके देवी देवताओं ने भी इस देश को, इनफैक्ट बाहर के भी लोगों ने इस देश को उसी नाम से जाना है। तो ऐसे में हमें इंडिया नाम के बजाय भारत नाम रखना और उसे प्रमोट करना ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या थी, इस वजह से हमने अपना नाम इंडिया रखा और इंडिया को ही हम प्रमोट करते गए बार बार। न्यू इंडिया, न्यू बॉर्न इंडिया, नया इंडिया, इंदिरा इंडिया, या ऐसी ढेर सारी बातें होती रहीं। इसमें भारत कहीं ना कहीं लुप्त होता गया धीरे धीरे। तो आइडेंटिटी क्राइसिस एक तरह से बहुत बड़ी समस्या रही है हमारे आज़ाद भारत में, क्योंकि आप जिससे आज़ादी पा रहे हो आप उसी की भाषा अपना रहे हो, ये तो समझ में नहीं आता। आप जिससे आज़ादी पा रहे हो वो जिस नाम से आपको बोलता था, आप उसी नाम में गौरव ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये भी समझ में नहीं आता। जो आपका खुद का नाम है, जो आपका पौराणिक नाम है, हज़ारों साल से जो नाम चला आ रहा है, वो नाम बोलने में भी बहुत सारे लोगों को शर्म आती है। कहना नहीं चाहिए, पर भारत नाम को ही प्रमोट करना एक तरह से हमारे लिए अच्छा रहता। लेकिन चूंकि हम आइडेंटिटी क्राइसिस के प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, हमें नहीं पता था कि हमारी पहचान क्या है, इसलिए हमने निगेटिव चीज़ें बोरो भी करी और उन्हें प्रमोट भी किया। तो आइडेंटिटी क्राइसिस आई थिंक आज़ाद भारत की एक सबसे बड़ी गलतियों में से एक रही है। इसके बाद एक चीज़ और है जो बहुत बड़ी कमी रही है, वो रहा है रिच और पुअर का डिवाइड। जब हम आज़ाद हुए थे तब भी हमारे बीच रिच और पुअर का जो रेशियो था, इनके बीच में बहुत गैप था, और वो गैप कहीं ना कहीं आज तक है और बढ़ा ही है। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी में जो ग्रोथ का कंसेप्ट रखा गया था शुरू में, वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं था। धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं भाई, ग्रोथ को इंक्लूसिव भी रखना चाहिए सबके लिए। जैसे बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका विकास होगा तो अमीर का भी होगा, गरीब का भी होगा, और प्रोपोर्शन भी उस हिसाब से होगा कि गरीब जो है थोड़ा ज़्यादा अपलिफ्ट हो कंपेयर टू अमीर, क्योंकि अमीर ऑलरेडी पहले से ही अपलिफ्टेड है। लेकिन ये चीज़ शुरुआत में नहीं थी। बाद में हमने इंक्लूसिव
इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान दिया, धीरे धीरे सबको सबका साथ सबका विकास जैसा कि मैंने बताया, तो हमने सबको शामिल करने की कोशिश भी की। उसके बाद हमने कोशिश की कि कैसे वो विकास जो है, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल कैसे रहे। पर ये सारी चीज़ें एक तरह से एक्सीडेंटल या पुश्ड थी, एक तरह से हमारे ऊपर विपरीत परिस्थितियाँ आई। वहाँ पर हमने डिसाइड किया कि नहीं भाई, हम अपने पॉलिसी में बदलाव करेंगे। इसके अलावा एक और जो कमी है वो है कि हम अब तक गरीबी उन्मूलन पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। हम हर साल सुनते हैं चुनावी भाषण में या न्यूज़ मीडिया में या बहुत सारी जगहों पे कि गरीबी देश की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या को हम अब तक 76 सालों में बहुत प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। फूड सिक्योरिटी ज़रूर हो गई है, लेकिन अभी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इन्हेंस नहीं की है लोगों की। अभी भी एक तरह से ब्रेड बटर अरेंज करना, कई लोगों की ज़िंदगी उसी में बीत जा रही है, तो वो एक तरह से पॉवर्टी रैम्पेंट है, पूरे देश में फैली हुई है। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस का। हम अभी भी इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी में फंसे हुए हैं, राइट्स वर्सेस ड्यूटीज़ में फंसे हुए हैं। हमें नहीं पता कि हमारी ड्यूटीज़, या शायद पता भी हो तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हमारी राइट की बात आती है तो हम चीखने चिल्लाने लगते हैं। हमें ये समझना होगा कि सोसाइटी इंडिविजुअल्स से बनती है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल के सोसाइटी बनाते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल अपनी राइट के लिए हमेशा लड़ेगा तो सोसाइटी को होल्ड करके रखना, एक तरह से उसका स्ट्रक्चर का टूट जाना ज़्यादा इजी रहेगा। सोसाइटी बहुत वल्नरेबल कंडीशन में आ जाएगी। ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसके अलावा हर बार हर मैटर पे हम देखते हैं कोई ना कोई प्रोटेस्ट देश में कहीं ना कहीं चल ही रहा है। बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हम डिफेस करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तरह से आप जो है, अगर आपको अपनी कोई बात मनवानी है, कहीं किसी बात के लिए आपको प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आप लोगों की, मतलब अपने साथ में रहने वाले या बाकी लोगों की लाइफ जो है उसको ख़राब करिए और आप जो है अपना प्रोटेस्ट कर पाएंगे। और न सिर्फ प्रोटेस्ट कर पाएंगे बल्कि अपनी एक तरह से पॉलिटिकल उल्लू जो है वो भी सीधा करेंगे और अपनी धाक भी बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा एक और जो समस्या मुझे लगती है एक तरह से फेलियर है, वो ये है कि हमारे अंदर यूनिटी की, जो हमारे अंदर लैक कर रहे हैं हम एक तरह से यूनिटी के मामले में, उसको हमने बहुत ढंग से एड्रेस नहीं किया है। मतलब जो समस्याएं आज से 40 साल पहले थीं, जो समस्याएं आज से 100 साल पहले थीं, तकरीबन वही समस्याएं लगभग हूबहू रूप में आज भी आपके देश में आपको मिल जाएगा। जैसे आपका द्रविडियन आर्यन डिवाइड, हमने उसको पाटने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की बल्कि और बढ़ाया है आज़ाद होने के बाद। इसके बाद हिंदू मुस्लिम डिवाइड, आज से अगर आप 1923 की खबरें देखें तो तकरीबन वैसी ही खबरें मिलती थीं जैसी आज हैं। इसके अलावा बहुत सारे मतलब सेपरेटिस्ट डिमांड्स आ रहे हैं देश में, कभी खालिस्तान का मुद्दा उठ जाता है, कभी कुछ और अलग अलग जगहों पे। इसके अलावा चूँकि हमने आइडेंटिटी सिक्योर नहीं की थी, इसलिए देश में इस बात को लेकर भी यूनिटी नहीं है कि नेशनल फ्लैग के इज़्ज़त में सम्मान में खड़े होना है या नहीं, नेशनल एंथम के सम्मान में खड़े होना है या नहीं, भारत माता की जय बोलना है या नहीं, या वंदे मातरम बोलना है या नहीं। इन सब बातों पे भी अभी तक हमारे बीच सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान का मसला, जो एक तरह से दो देश डिवाइड हुए थे, उनके बीच का मसला जो 1950 में जिस तरीके का था, लगभग वैसा ही आज भी वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। ना दोनों देशों के बीच संबंध सुधरे हैं, ना भारत ने कभी पाकिस्तान को अपने में मिलाने की कोशिश की। हालांकि इस पर हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम यूनिटी की बात करें तो लिंग्विस्टिक डिवाइड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या शायद पहले भी थे पर इतने परस्पर विरोधी रूप में नहीं थे। शायद कोई हमने अब तक यूनिफाइंग लैंग्वेज देश का इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये भी एक हमारी बहुत बड़ी गलती रही है। इसके अलावा कल्चरल डिवीज़न है, अलग अलग संप्रदाय जो है पहले कहीं ना कहीं अपने आप को एकोमोडेट कर लेते थे, एक समाज दूसरे समाज में अपने आप को शामिल कर लेता था, किसी न किसी पूजा पद्धति में, किसी न किसी डीटी के फॉर्म में। अलग अलग एक ही डीटी के 5 फॉर्म बन जाते थे जिससे 5 संप्रदाय हो जाते थे। आज के टाइम में वो बात कम होती जा रही है और इसको हमने एड्रेस करने की कोशिश भी नहीं की। आज हर एक तरह से जो कल्चर है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने डिमांड्स के लिए इतना ज़्यादा मुखर हो गया है कि बाकी लोगों को उसको एकोमोडेट करने की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं रही है या फिर दिखाई नहीं देती। इसके अलावा मेजॉरिटी माइनॉरिटी डिबेट है, ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट है। लोग बोलते हैं कि भाई माइनॉरिटी को एनफ राइट्स नहीं मिलते, मेजॉरिटी को के राइट्स थोड़े से और कम करके माइनॉरिटी को दे दीजिए। मेजॉरिटी माइनॉरिटी डिबेट में भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको अब तक एड्रेस नहीं किया गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और
ये जो डिवाइड है ये भी बहुत ज़्यादा है। स्टेट टू स्टेट डिवाइड्स हैं, बिहार का झारखंड से, झारखंड का उड़ीसा से, उड़ीसा का बंगाल से, बंगाल का तमिलनाडु से, तमिलनाडु का, इस तरीके से राज्य दर राज्य भी डिवाइड्स हैं जो कई बार तरह से मुखर होकर सामने भी आते हैं, कई बार दबे रहते हैं, कई बार कुछ घटनाओं की वजह से बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो जाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है सोशल फैब्रिक को। तो एक तरह से यूनिटी की कमी एक बहुत बड़ी कमी है जो हमने अब तक प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया है। इसके अलावा एक चीज़ और है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ज़िंदा रखा है सिविलाइजेशन के एक्सपेंस पे। हमने एक तरह से जो हमारी कोर सिविलाइजेशन थी उसको हमने थोड़ा दबा दिया कि नहीं भाई संविधान जिंदा रहना चाहिए। उदाहरण के लिए टेम्पल कंट्रोल, एक सेक्युलर स्टेट, जैसा कि हमने बात भी किया अभी कि हमारा देश का स्टेट का नेचर है सेक्युलर। एक सेक्युलर स्टेट एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के टेम्पल्स कंट्रोल करती है, समझ में नहीं आता। मतलब एक सेक्युलर स्टेट एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है कि जो भी चढ़ावा जाएगा वो सरकार के हिस्से में जाएगा और सरकार उसके बाद सबकी पेमेंट्स एक तरह से दिया करेगी। कभी वक्त मिला तो हम इस पर बात करेंगे, पर एक तरह से आई थिंक ये सिविलाइजेशन का लॉस है कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को पावर मिला है तो ये पावर इसलिए नहीं है कि आप जो है सिविलाइजेशन को दबाना शुरू कर दो। इसके अलावा एक बहुत फेमस केस था जो सबको पता होगा, केशवानंद भारती केस, जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक तरह से अस्तित्व में आता है। वहाँ पर भी केशवानंद भारती केस हार गए थे। उनकी ज़मीन सरकार, केरल की सरकार ने एक तरह से एक्वायर कर लिया था और जिस पर उन्होंने केस किया और बाद में केस का वर्डिक्ट भी यही आया कि नहीं भाई केरल सरकार का जो एक्विजिशन है वो सही है। एक सेक्युलर स्टेट जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की ज़मीन ले सकती है, वो भी मेजॉरिटी की, जो कि इस कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है और क्या हमने इसको एड्रेस करने के लिए कोई बात रखी है सामने? इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्डिक्ट्स हैं, जैसे कि शबरीमला जजमेंट हो गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया। हर बार ये दिखाया जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो रिलीजियस मेजॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी हो, वो एक, या फिर जो भी नेटिव मेजॉरिटी भारत की है, वो एक तरह से विलन है। उसके राइट्स को हम हमेशा कम कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इसके अलावा न सिर्फ उसके राइट को बल्कि उसकी भाषा को, उसके रिलीजियस टेक्स्ट को, उसके ज्ञान को कहीं ना कहीं हर तरीके से दबाने का या एक तरह से इम्पोर्टेंस न देने का एक जो है एक प्रचलन सा हो गया एक तरह से। और ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन का डिग्रेडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। कभी अगर वक्त मिला तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या ये सिविलाइजेशन के साथ मैच करके आगे चल सकता है। बहरहाल इसके अलावा संस्कृत की जो इग्नोरेंस हुई है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने इंग्लिश को प्रायोरिटी दी नेटिव लैंग्वेज की बजाय। पूरे देश में एक तरह से हिंदी को लेके भी बहुत बड़ा डिबेट चलता है कि हिंदी एक तरह से पूरे देश में बोली जानी चाहिए या नहीं। इंग्लिश के लिए तकरीबन सब ओके हैं, लेकिन संस्कृत को पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। अगर इंडिविजुअल एफर्ट्स को हम छोड़ दें तो न तो सोसाइटी की तरफ से कुछ बहुत बड़ा प्रयास हुआ है और ना ही सरकार या एग्जीक्यूटिव या तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम सिविलाइजेशन के डिग्रेडेशन की और बात करें तो 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे 370 हमने कश्मीर को यूनाइट करने में बहुत देर कर दी। अभी भी कश्मीर का बहुत सारा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है और उस पर भी हमने बहुत कड़े स्टेप्स नहीं लिए हैं अभी तक। बस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बातें चलती रहती हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं हुआ है। इसके अलावा अब तक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं आया जिससे पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी आ सके। अगेन वो एक बहुत बड़े डिबेट का भी मुद्दा बना हुआ है, तो उस पर कभी विस्तार में बात करेंगे। इसके अलावा काउ प्रोटेक्शन, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं काउ प्रोटेक्शन का इग्नोरेंस जो है वो भी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोशिश है सिविलाइजेशन के उसमें। हालांकि हम कभी इस पे मौका मिला तो डीपीएसपी में जो है काउ प्रोटेक्शन, हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन हम फ़िलहाल ये पॉइंट पुट अप करना चाह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को सिविलाइजेशन के एक्सपेंस पे नहीं रख सकते। सिविलाइजेशन बहुत पुराना है, कॉन्स्टिट्यूशन उतना पुराना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली इग्नोर कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन को भी तवज्जो देनी चाहिए, उसकी भी बात सुननी चाहिए। इसके अलावा जो है आई थिंक एक और जो बहुत बड़ी कमी है
इसके अलावा आई थिंक एक और जो बहुत बड़ी कमी रही है वो है एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। हम एक तरह से जो भी शिक्षा प्रणाली हमने अपनाई है वो इंग्लिश है, भारतीय नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या गुरुकुल को फिर से स्थापित करें। प्रॉब्लम क्या है गुरुकुल को स्थापित करने में? अगर आप इतने अक्लमंद हो तो आप गुरुकुल को रिवाइव करके स्थापित कर सकते हो, वर्जन 2.0 करके स्थापित कर सकते हो। अगर आपको उसमें कुछ कमियां नज़र आ रही हैं तो आप उसको सही करके स्थापित कर सकते हो। पर कल को कम से कम आप दुनिया में ये तो कहोगे कि हाँ ये मेरा है, ये हमारे पूर्वजों का है। इंग्लिश के केस में जो हमने शिक्षा पद्धति अपनाई है वो हमारी अपनी नहीं हो सकती। हम कहीं भी जाके बोलेंगे यार ये तो हमारा ही है। इसके अलावा हिस्ट्री एक तरह से किसी नेशन को बिल्ड करने में बहुत अहम योगदान देती है। उसमें आपको कॉमन हीरोज़ मिलेंगे, एक ऐसे लोग जिनको देख के पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर सके। पर हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा हमारे केस में कॉम्प्लेक्स कर रखा है। कुछ लोगों के लिए कोई इंसान अगर हीरो है तो कुछ लोगों के लिए विलन है। एक देश में ही कॉमन हीरोज़ नहीं मिलते तो ग्लोरी जो है वो नहीं मिलती एक तरह से कॉमन। अब कॉमन स्टोरीज़ भी नहीं मिलती, लोग अलग अलग स्टोरीज़ को अब सामने रख के अपना एजेंडा थोपने की कोशिश किया करते हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटी में हमने उसके बारे में भी अपनी प्रजा को बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं किया। उदाहरण के लिए पाकिस्तान या बांग्लादेश, इन सब जगहों पे हमारे रिलीजियस श्राइन्स हैं, पर हमें बहुत ज़्यादा इनके बारे में ना पता है, ना हमने कभी इसको इन दोनों देशों को भारत में मिलाने की या इन दोनों देशों के साथ कम से कम इतना रिश्ता स्थापित करने की कोशिश भी नहीं की कि वहाँ पर हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स का, हमारे वैल्यूज़ का कम से कम आदर किया जा सके। जबकि ये हमारी अपनी ज़मीनें थी आई थिंक आज़ादी से पहले, तो उन्हें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए था। एक अगर आप करतारपुर कॉरिडोर को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मेजर इसमें इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए हैं। इसके अलावा एक और जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम का आई थिंक कमी है। हालांकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बहुत सारी चीज़ों को बदला भी है, काफ़ी एक तरह से प्रोग्रेसिव भी किया है देश को, जिसके बारे में हम शायद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर एक चीज़ है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है आई थिंक, वो ये है कि जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमें रूरल का मतलब गरीब नज़र आता है। रूरल यानी कि ग्रामीण का मतलब हम गंवार समझते हैं, या गंवार का मतलब हम ये समझते हैं कि कोई अनपढ़ है, जाहिल है, इसको कुछ नहीं आता, जबकि हम भी वहीं से आए हुए होते हैं। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि एजुकेशन का ही नतीजा है कि हम अपने रूट्स से कटते जा रहे हैं। एक तरह से पेड़ अपनी जड़ों से कट के फर्नीचर बन के उसको लग रहा है कि मेरी शोभा बहुत बढ़ गई। ऐसा नहीं होता। तो फर्नीचर को ये समझना पड़ेगा कि पेड़ से कट जाने के बाद उसमें सिर्फ रंग चढ़ता है, उसमें जान नहीं बची रहती। तो कहीं ना कहीं उसको अपनी जड़ें ढूंढनी पड़ेंगी अगर उसको वापस ज़िंदगी चाहिए तो। सिमिलरली हमें भी अपने रूट्स को समझना पड़ेगा अगर हमें वापस अपने वही ग्लोरी, अपने वही आइडेंटिटी चाहिए तो। और उसके लिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम आज सीखते हैं तो उसके 20 साल के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर हमारे बच्चे आज भारतीय ज्ञान लेते हैं तो बड़े होकर वो भारतीय बन पाएंगे। सिमिलरली सोशल एक्टिविटीज़, जो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो सोशल एक्टिविज़म में बदल गई हैं एक तरह से। बल्कि हम अगर कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि हम समाज का उत्थान करेंगे। हमारा बस ये रहता है कि हम समाज में कुछ एक्टिविटी करेंगे और समाज को कहीं ना कहीं से कुछ तोड़ने का, या कुछ जो है उनके कुछ ब्लॉक्स में ले लें, या मतलब जैसे जातिवाद करके किसी जाति को वोट के लिए यूज़ कर लें, या किसी को किसी और पर्टिकुलर पर्पस के लिए ब्लॉक्स में उनको हम समाज से काट के अपने उसमें मिला लें हमारे व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए। तो वो सोशल एक्टिविटी नहीं होती, एक तरह से सोशल एक्टिविज्म होता है। इसके बाद कल्चरल रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हमारा कल्चर दूषित हो रहा है कहीं से, तो उसमें वापस उसको रास्ते पर लाने के लिए उसमें अगर रिफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ती है तो उसको पूरी सोसाइटी को करना पड़ेगा, और उसके लिए एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा एजुकेशन रिफॉर्म्स की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि एक तरह से वैदिक स्टडीज़ का जो डिग्रेडेशन हो रहा है आज़ादी के बाद से, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आपके रूट्स वेदों में ही निवास करते हैं। यहाँ मैं सिर्फ वेदों में मतलब 4 वेदों को नहीं कर रहा, बाकी सारे टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ जिनका ओरिजिन भारत में हुआ है, जो भारत में लिखे गए हैं, जो भारत में कंसीव किए गए हैं।
इसके अलावा स्पिरिचुअल स्टडीज़ अभी कुछ पॉडकास्ट, इंटरनेट या इन सब की वजह से जो है स्पिरिचुअलिटी पर एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी उसको बेसिक एजुकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। तो एक स्पिरिचुअल स्टडीज़ को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि उस एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए जो लोग हैं वो जब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, जब वो काम करने आते हैं, तो वो अपने किसी भी चीज़ के लिए, अपने इवन कॉन्फिडेंस तक के लिए भी वेस्ट से अप्रूवल की एक तरह से उनकी महत्वाकांक्षा होती है, जो कि उचित नहीं है। हम अपने काम के लिए हमें हमारे देश के लोगों की अप्रूवल की आवश्यकता होगी, हमारे नेटिव धर्म की अप्रूवल की आवश्यकता होगी, विदेशियों के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली उनकी जिनसे हमने आज़ादी पाई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो एक लैक कर रहा होता है इंडिजीनियस न होने की वजह से, जो शिक्षा है वो इंडिजीनियस नहीं है, इस वजह से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिक कॉन्शियसनेस को हम एक तरह से इन्वोक करें, हम भारतीय कॉन्शियसनेस जगाएं अपने स्टूडेंट्स में, सबसे पहले तो अपने अंदर, उसके बाद जितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं उन सब के अंदर एक भारतीय कॉन्शियसनेस जगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ शिक्षा के थ्रू ही हो सकती है, इसलिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और जो हमारे आज़ाद भारत की कमी रही है वो है मेजॉरिटी को हमेशा डिग्रेड करना, या कोर वैल्यूज़ जो हैं उनको हमेशा तो नहीं पर मोस्ट ऑफ द टाइम डिग्रेड करना। एक परसेप्शन बनाया जाता है कि मेजॉरिटी जो है वो बुरी है। हमारी फिल्मों में भी आप देखते होंगे, अगर कोई अमीर है तो उसको बाय नेचर ही बुरा दिखाया, कोई गरीब है तो वो बाय नेचर ठीक है, अगर कोई गरीब लॉ हाथ में ले रहा है तो वो ठीक है, अगर कोई अमीर लॉ हाथ में ले रहा है तो वो खेल रहा है उसके साथ। ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि जो मेजॉरिटी है वो बुरी है, और इसको आप देख सकते हैं अलग अलग जो हमारे देश में कानून बने हैं उनके थ्रू, जैसे लैंड रिफॉर्म्स हुआ। लैंड रिफॉर्म भी एक तरह से मेजॉरिटी को ऑप्रेस करने के लिए ही हुआ था, हालांकि इसकी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इक्वालिटी के लिए हुआ था, पर अगर ऐसा हुआ था तो क्या इक्वालिटी आ गई है? नहीं। इसके अलावा रिजर्वेशन भी बहुत डिबेट करने वाली टॉपिक है, लेकिन आई थिंक पर्सनल मेरा ओपिनियन ये है कि रिजर्वेशन सही है अनलेस सोसाइटी अपने अंदर से ही उससे बेटर कोई ऑप्शन लेकर आए। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि अगर सोसाइटी अपने ही तरफ से रिजर्वेशन का कोई और अल्टरनेट लेके आए जो इससे बेटर है, कि जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है वो रिजर्वेशन छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तब आई थिंक रिजर्वेशन का एक मुद्दा सॉल्व हो सकता है। लेकिन एक तरह से रिजर्वेशन भी देखा जाने लगा कि वो मतलब मेजॉरिटी के अगेंस्ट में ही है। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस से या सेल्फ ग्लोरिफिकेशन से भी डिप्राइव किया जाने लगा। अभी आप जय श्री राम का नारा लगाओ, वो भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में या बातचीत में एक तरह से नॉट गलत पर एक तरह से शक की निगाह से देखा जाने लगा है। जैसे हम बहुत सारी यात्राओं पर देखते हैं कि अगर हमला होता है या कोई अटैक होता है, हमने जैसे कश्मीर में देखा या बंगाल में देखा, या फिर जो साधुओं के साथ पालगढ़ में हुई, और भी ढेर सारी घटनाएं। इसके अलावा एक चीज़ और है जो ब्राह्मण का डिग्रेडेशन जो करने की कोशिश की गई है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं, या शायद इसलिए भी बोल रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि भाई राइट टू स्पीच है तो मेरे लिए भी है। ब्राह्मण को कॉन्स्टेंटली जो है डिग्रेड करने की कोशिश की गई। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट को एबॉलिश कर दिया गया। हाँ, इस पर विवाद हो सकता है। प्रिंसली स्टेट यानी कि जो हमारे प्रिंसेस थे, जो प्रिंस थे हमारे आज़ादी के बाद, उनको एक तरह से धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया गया। तकरीबन उनकी लगभग सारी शक्तियां छीन ली गई। प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको जब एक तरह से भारत में शामिल किया जा रहा था तो उनको प्रॉमिस किया गया था कि हम आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि उससे पहले जो राजा होते थे वही हमारे धार्मिक जो मंदिर थे या अन्य अनुष्ठान जो थे उनका ध्यान, राजा का ही काम था उनका ध्यान रखना। अब आज़ादी के बाद सेक्युलर स्टेट ने, जैसा कि हमने पहले बात किया था, टेम्पल का कंट्रोल लिया, तो क्या वो उतना ध्यान रख पाए जितना उस वक्त के राजा रखते थे? क्योंकि राजा जो थे वो भी धार्मिक फोल्ड में मंदिर की सेवा के लिए ही होते थे। वो मंदिर पर आधिपत्य नहीं रखते थे, ना पुजारी आधिपत्य रखते थे ना राजा, कोई भी नहीं। हर कोई धार्मिक फोल्ड के अंदर ही था। चारों वर्ण जो थे वो धार्मिक फोल्ड के अंदर थे। इसके अलावा कार सेवकों पे जो हमला हुआ वो भी
बजरंग दल पे बैन करने की बात होती है वो भी, आरएसएस की जितनी, इसका मतलब जितनी भी मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करने वाली संस्थाएं हैं उन सबको कहीं ना कहीं से दबाने की या डिग्रेड करने की कोशिश की गई है आज़ादी के बाद से। इसके अलावा एक चीज़ और है जिसमें हमने आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो है क्षत्रिय स्पिरिट में। हम अपने आप को समझाते रहे कि नहीं भाई, हम बहुत सहिष्णु हैं, हम बहुत टॉलरेंट हैं, हम किसी पर हमला नहीं करते, हम किसी और की टेरिटरी में अटैक नहीं करते। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भावना आने लगी कि हम देश के लिए लड़ नहीं सकते। कहीं ना कहीं एक क्षत्रिय स्पिरिट की हमारे अंदर कमी दिखाई देने लगी क्लियरली। अभी अभी जो एक अग्निवीर मॉडल था उसके लिए बहुत विरोध हुआ। क्षत्रिय स्पिरिट की कमी होना एक बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर। जैसे अग्निवीर मॉडल आता है तो उसके ऑपोजिशन में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मतलब अगर देश को कल को ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से वो फोर्स ढूंढेगी? देश के अंदर से ही ढूंढेगी। और वो फोर्स अगर वहाँ सिर्फ पैसों के लिए है, सिर्फ फैसिलिटीज़ के लिए है, ये तो उचित नहीं है। हाँ, इस पर बात हो सकती थी कि भाई जो जो आपकी डिमांड है वो, लेकिन ये एक भावना कि नो आई विल नॉट डू दिस अंटिल आई एम गेटिंग दिस 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 और दिस, ये एक क्षत्रिय स्पिरिट की भावना नहीं होती। एक क्षत्रिय का धर्म होता है हमारे देश का या उसकी टेरिटरी में जितने भी लोग हैं उसकी रक्षा करना, और उससे आई थिंक हमें वंचित नहीं करना चाहिए। ठीक है, शांति की स्थापना की आवश्यकता है, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता होती है, और वो फोर्स हमारे देश के अंदर से ही आएगा। उसी फोर्स को हम यहाँ क्षत्रिय स्पिरिट के द्वारा रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस का एक एटीट्यूड है, मैं अगेन जनरलाइज नहीं करना चाह रहा इस बात को, लेकिन बहुत सारी पुलिस का ऐसा एटीट्यूड है कि वो पीपल को सबसे पहले क्रिमिनल समझ के ही अटेंड करते हैं। हाँ, ये ठीक है, उनका जॉब बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बाद भी वो लोगों को आम तौर पर एक तरह से ये नहीं समझते कि ये हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स ही हैं, हम हमारे जैसे ही हैं, हमारे ही भाई बहन बंधु सखा ऐसे हो सकते हैं। वो समझते हैं कि ये कोई क्रिमिनल है, और उसके बाद जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, जिस तरीके की उनकी भाषा होती है, कई बार ऑब्जेक्शनेबल होती है। आई थिंक वहाँ पर भी एक क्षत्रिय स्पिरिट की कमी नज़र आती है कि प्रोटेक्शन से ज़्यादा एक तरह से प्रोहिबिटेशन की तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा कॉम्पेंसेशन बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। मतलब हम घटनाओं को रोकने के बजाय, प्रोएक्टिव होकर रोकने के बजाय उसको कॉम्पेंसेट करने में, उसकी जांच करने, या मतलब बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, फिर भी उनके होने के बाद हम उनके कॉम्पेंसेशन के लिए कि नहीं भाई हम इतना मुआवजा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कहीं ना कहीं हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर क्षत्रिय स्पिरिट को और ज़्यादा जगाने की आवश्यकता है, उसकी कमी हो रही है। अगर एक सोसाइटी के अंदर क्षत्रिय स्पिरिट रहेगा तो उस सोसाइटी की रक्षा करने के लिए वो सोसाइटी अपने आप में एनफ होती है। इसके अलावा एक माइग्रेशन की समस्या है। मुझे लगता है कि अगर हमारे देश के सोसाइटी में क्षत्रिय स्पिरिट है, अगर क्षत्रिय भावना है, तो जो फोर्स का माइग्रेशन होता है, जो पुश माइग्रेशन होता है, आमतौर पर हम उस पर निजात पा सकते हैं। अगर राजा जनक को हम यहाँ पर कोट करें तो राजा जनक ने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया वीर विहीन हो गई है, ये धरती जो है वीर विहीन हो गई है, वीरों से खाली हो गई है। वहाँ पर लक्ष्मण जी खड़ा होते हैं और बोलते हैं कि ऐसा आप स्टेटमेंट हमारे रहते नहीं कर सकते। सिमिलरली उस प्रकार की क्षत्रिय भावना हमें आज अपनी सोसाइटी के अंदर डेवलप करनी होगी कि कोई भी आदमी अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर ना हो, उसके लिए गांव में ही एनफ सुविधाएं कर दी जाए, वहाँ गांव में ही सुरक्षा कर दी जाए। सिमिलरली कोई जहाँ कहीं भी हम रह रहे हों उसी जगह पे, जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडित के साथ हुआ, अगर हमारे देश के अंदर क्षत्रिय भावना होती तो उनको आज 30 साल से ज़्यादा समय हो गया, पर आज तक वो अपने घर वापस नहीं जा पाए हैं। तो वो हम एस्टेब्लिश करते, वहाँ हम लक्ष्मण होकर बोलते कि हमारे रहते आप ये नहीं कह सकते कि धरती वीरों से खाली हो गई है। अगर किसी की ज़मीन है, अगर किसी का स्थान है, तो वो वहीं रहेगा और वो वहाँ रहेगा, ये स्थापित करना हमारा काम है। इसके अलावा जो है मुझे लगता है एक और कमी जो आज़ाद भारत की रही है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी। हमने बहुत ज़्यादा दिल्ली कर दिया जिसके एक्सपेंस पर भारत जो है कम होता गया है।
अभी हमारे देश में, हालांकि हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन मेरे विचार से वो बहुत लेट हुआ है और अभी भी उनको बहुत कम पावर मिले हैं। स्टेट्स के पास भी अभी बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। पहले तो स्टेट के पास नहीं है, उसके बाद पंचायती राज सिस्टम है, यानी कि जो हमारे लोकल बॉडीज़ होते हैं, जिसमें एप्पल म्यूनिसिपैलिटी आता है और दूसरा जो है ग्राम पंचायत वगैरह आता है, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर या रिसोर्सेज नहीं है। और चूंकि ये ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं तो इनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लेकिन शक्ति नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कैसे होंगी? और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं होंगी तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दिया गया है। इसके बाद जो केंद्रीय इश्यूज़ हैं, जो सेंट्रल इश्यूज़ हैं, या जो देश की समस्याएं हैं, उनको इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा दिया जाने लगा है कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मैं ये नहीं कहता कि सेंट्रल इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करना चाहिए, पर जो इम्पोर्टेंस उनको दी जाती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोकल प्रॉब्लम सफ़र करती हैं। इस मुद्दे को उठाने के लिए हमें दो लीडर्स का नाम लेना इम्पॉर्टेंट है, एक जयप्रकाश नारायण और दूसरा महात्मा गांधी। ये दोनों अंत्योदय की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और कहीं ना कहीं ये हमारे नेशनल स्पिरिट में अभी भी होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर करना है तो उसको करना है जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है। ये सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दिल्ली हो जाएगा या बहुत ज़्यादा दिल्ली के पास शक्तियाँ हो जाएंगी तो भारत की शक्तियाँ, जो ओवरऑल बाकी भारत है, उनकी शक्तियाँ जाहिर सी बात है कम होंगी, क्योंकि शक्तियाँ सीमित हैं और उसको आप एक जगह केंद्रीकरण उसका कर दोगे तो बाकी जगहों पर शक्तियाँ नहीं रहेंगी, और शक्तियाँ नहीं रहेंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं होगी और ये बाद में प्रॉब्लम के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के फिर आपके सामने आएगा। तो आई थिंक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है, इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखते हुए कि देश के यूनिटी पे या देश की सिक्योरिटी पे या देश में मीडिया में या जुडिशरी में, इन सब चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। एक तरह से हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अगर पंचायती सिस्टम को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकें तो वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कमी मुझे लगती है जो आज़ाद भारत की बहुत बड़ी कमी में से है, जिसको अब तक एड्रेस नहीं किया गया है, वो है सोशल बैकवर्डनेस। पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ जो हैं, मतलब जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सोशल अथॉरिटी को ओवरटेक कर लिया है पूरी तरह से। अभी सोशल मुद्दे भी पॉलिटिकल डिबेट में ही एड्रेस किए जाते हैं। सोसाइटी अपने स्तर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर अपने मुद्दे नहीं रख पाती है या शायद नहीं रखती है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा उदाहरण के लिए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा, ये सारे सोशल मुद्दे थे। अगर सोसाइटी अपने आप में इनको एड्रेस करती, अपने आप में इसको सॉर्ट कर लेती तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन ये पॉलिटिकल डिबेट्स में आए, इन पर बहुत ज़्यादा राजनीति की गई और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कुछ केसेस में सोसाइटी को अपना वैल्यू खोना पड़ा है। चूँकि सोसाइटी की वैल्यू कम हुई है इसलिए पॉलिटिकल एंटिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से पॉलिटिकल एंटिटी जो है सोशल मुद्दों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, क्योंकि एक एक्टिव सोसाइटी नहीं है। जैसे कि हिंदू कोड बिल या टेम्पल कंट्रोल, जैसा कि हमने बात किया था अभी टेम्पल कंट्रोल का, ये दोनों चीज़ें सोसाइटी के अपने मुद्दे हैं और सोसाइटी को इसको एड्रेस करना चाहिए था, पर चूँकि पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं, वो इंटरफेयर कर पा रही हैं, सोसाइटी के केसेस में भी वो इंटरफेयर कर पा रही हैं। इसके अलावा हालांकि हम ये भी नहीं कह सकते कि सोसाइटी ने अपने स्तर पे बहुत काम नहीं किया है, लेकिन मोस्टली वो एफर्ट्स जो हुए हैं वो कलेक्टिव नहीं हुए हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स हुए हैं। इंडिविजुअल हीरोइज्म आप कह सकते हो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में हुई हैं। सामाजिक रूप में बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं। इसके अलावा सोशल बैकवर्डनेस का एक और रीज़न है कि हमने जो है पैसे में इन्वेस्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, कैपिटल्स में इन्वेस्ट किया है, लेकिन लाइफ में इन्वेस्ट नहीं किया, अपने बच्चों में इन्वेस्ट नहीं किया, बच्चों की लाइफ में इन्वेस्ट नहीं किया। तो एक समय के बाद आई थिंक 24, 25, 22 जब भी जॉब मिलती है, जॉब मिलने के बाद पैसों का प्रॉब्लम एक तरह से काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाता है, लेकिन उसके बाद लाइफ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आज के 25, 27, 28, 30 साल के यूथ को, बहुत सारे लोगों को, आई थिंक टीनेजर्स को भी ये समस्या हो रही है कि उसको क्लू ही नहीं है कि लाइफ कैसे जी जाती है। वो रिलेशनशिप्स में फेल कर रहा है, छोटी छोटी मुद्दों पर उस बहुत ज़्यादा हेडेक लेके, टेंशन लेके, मतलब सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही हैं। इसके अलावा
आदमी तो नहीं कहना चाहिए, पर बच्चे जो टीनेजर्स हैं जो धीरे धीरे ग्रो कर, जिनका प्रॉब्लम पैसे का सॉल्व हो गया क्योंकि उन्होंने बचपन से इन्वेस्टमेंट पैसों के लिए ही किया था, अपने आप को पैसे कमाने के काबिल बनाने के लिए, लेकिन जब एक बार पैसे आने लगे उसके बाद लाइफ जो है वो चैलेंजिंग लगने लगती है। आप मतलब बहुत सारे लोग जो है रिलेशनशिप्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, शादियां हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और तकरीबन फ्रेंड्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इनफैक्ट अपनी खुद की कंपनी हैंडल नहीं कर पा रहे, लगभग हर चीज़ सफ़र कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन से इन्वेस्टमेंट पैसे के लिए हुई है, लाइफ के लिए नहीं हुई है। एक ये मुझे लगता है जो हमारे समाज का जो है पिछड़ापन है, जहाँ पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन जो है, या एक तरह से ईव टीजिंग के हम मामले देखते हैं, रेप के मामले देखते हैं, इन सब पे ये सब हमें ऑफेंसिव लगते हैं और हम इस पे चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट हो, जल्दी से जल्दी डिसीजन हो जाए, हमें बुरा लगता है। लेकिन इन सब को सोसाइटी के रूप में हम एड्रेस करने के लिए अब तक प्रॉपरली रेडी नहीं हुए हैं, हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए रेडी नहीं हुए हैं। अगेन, जैसा हमने पिछली बार पुलिस के केस में बात किया था कि हम प्रोएक्टिव होके किसी घटना को होने से नहीं रोक रहे हैं, हम बस उसके बाद कॉम्पेंसेशंस कर रहे हैं, किसी को डेथ पेनल्टी डिमांड करके, किसी को कुछ ऐसा करके। इसके अलावा अवेयरनेस की बहुत कमी है सोसाइटी में, और अभी भी चूंकि सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के बीच गैप हो गया है, तो सोसाइटी में कोई भी एक बात अगर पूरी सोसाइटी को फैलानी हो या उनको अवेयर करना हो, बहुत मुश्किल से हो पाता है। एक घर का दूसरे घर से रिश्ता ही नहीं है तो अवेयरनेस क्या होगा। अगर अवेयरनेस करना है तो वापस से सोशल मीडिया, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वैसा ही उस तरीके से बात करनी पड़ती है। इसके अलावा सोशल नॉर्म्स और कल्चर के बारे में सीरियसनेस नहीं है या कम है। अभी भी चूंकि हम सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं हो पा रहे, हम इंडिविजुअल्स को इतना ज़्यादा प्रमोट करने में लगे हुए हैं कि नहीं भाई, मेरा राइट, मेरा सब कुछ, ये सोसाइटी मेरी दुश्मन है, मेरे को शादी करनी है, मेरे को जॉब करनी है, या फलाना फलाना बहुत सारी बातें होती हैं। इन सब के बीच में सोसाइटी है, और सोसाइटी आपसे और मेरे से ही बनती है, इंडिविजुअल से ही बनती है। और अगर आप अपने आप को सोसाइटी से हटा लेते हो या अपने आप को सोसाइटी के अबव समझने लगते हो, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो एक नॉर्म है, जो आपका खुद का नॉर्म है, वो सोसाइटी कोई अलग एंटिटी, अलग ऊपर से नहीं आती, आप उसके कंपोनेंट हो, तो आप भी सोसाइटी ही हो, और तो आप खुद के बनाए नियम को एक तरह से तोड़ देते हो सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए, और चूंकि आप तोड़ देते हो तो बाकियों के लिए भी उसको तोड़ना आसान हो जाता है। इसी वजह से सोशल नॉर्म्स और कल्चरल नॉर्म्स जो हैं आज़ादी के बाद से जनरली धीरे धीरे वो डिग्रेड ही कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो है ओवर डिपेंडेंस हमारा हो गया है जुडिशरी पे और लेजिस्लेचर पे, यानी कि न्यायपालिका पे और विधायिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया है हमारा। हम एक तरह से हर एक बात पे, कोई भी मुद्दा हुआ जो हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, उसको लेके भी चले जाते हैं कि नहीं भैया, हम कोर्ट में ही जाएंगे, हम वहीं सॉल्व करेंगे। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे अपनापन का भाव कम होता है, इससे सोसाइटी का सोशल फैब्रिक जो है वो कमज़ोर पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे देश को डिग्रेडेशन के मार्ग पे ले जाती हैं। तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सोशल बैकवर्डनेस एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसको हमें पूरी एज अ सोसाइटी बहुत ढंग से एड्रेस करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और कमी है, जो मैं कमी तो नहीं कहूँगा क्योंकि उसके लिए प्रयास ही नहीं हुआ, और शायद ये आउट ऑफ द बॉक्स भी लगे कि ये क्या ही बोल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को भारत में इंटीग्रेट करने के प्रयास होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। अभी हम रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, क्या जिसके लिए रशिया ने जो है यूक्रेन पर एक तरह से अटैक इसलिए कर दिया है क्योंकि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने जा रहा था, जिसके अगेंस्ट था रशिया। तो क्या नेटो डायरेक्टली रशिया को अटैक कर रहा था? नहीं, वो यूक्रेन एक तरह से ज्वाइन कर रहा था। इसकी वजह से रशिया को ये फील हुआ कि भैया हमारी टेरिटरी पे खतरा हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, और उसकी वजह से उसने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। तो क्या भारत जो है वो हमेशा सिर्फ ये अप्रोच रखेगा कि नहीं भाई, पाकिस्तान ने हम पे हमला किया तो हमने जवाब देकर उनको हरा दिया, या वो कभी ये भी कोशिश करे कि नहीं भाई, पाकिस्तान का जो टेरिटरी है उसमें हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हमारे उससे जुड़े हुए हैं, हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, हमारे बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जुड़े हुए हैं वहाँ से। तो क्या भारत को कभी कोशिश नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, दोनों को या तो भारत में शामिल करने की कोशिश की जाए, या तो उन्हें इस बात के लिए उनसे सहमति ली जाए कि वहाँ पर हमारे सेंटिमेंट्स का, हमारे हिस्ट्री का, हमारे कल्चर का एक तरह से रेस्पेक्ट भी होगा, उसको प्रिजर्व करके भी रखेंगे और फ्लॉरिश भी करने देंगे। जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता तब तक
समस्या है और ये समस्या बनी रहेगी, तब तक लड़ाइयाँ भी होती रहेंगी। तो अगर भारत में पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स की कदर की जाती है, पाकिस्तान के स्पेशली रिलीजियस सेंटिमेंट की कदर की जाती है, तो पाकिस्तान में भी भारत के सेंटिमेंट्स की, कल्चरल, रिलीजियस, सिविलाइजेशनल सेंटिमेंट्स की कदर होनी चाहिए। और ये एस्टेब्लिश करना भारत का काम है, क्योंकि भारत से दो देश पैदा हुए एक तरह से। उन दोनों का भारत के साथ जो रिश्ता है वो एक इंक्लूसिव रहे, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो भारत पर रहती है। तो मुझे लगता है कि भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंटीग्रेट करने का प्रयास करना चाहिए था। चूँकि ये नहीं हुआ है इसलिए मैं इसको फेलियर नहीं मानता, क्योंकि इस विषय में प्रयास ही नहीं हुए, इस मतलब एक तरह से एजेंडे में ही नहीं था। मैं क्या, कोई भी कैसे इसको फेलियर कह सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रयास होना चाहिए था। इसके अलावा अगर हम कुछ और फेलियर्स की बात करें तो एक है कॉलोनियल एटीट्यूड। ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। एक तरह से जो हमारे ऑफिसर्स हैं, स्पेशली सरकारी कर्मचारी जो है होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, फिर भी मैक्सिमम जो होते हैं उनमें ये एटीट्यूड होता है कि हम एक तरह से सेवक नहीं हैं, शासक हैं। हम यहाँ पर शासन चला रहे हैं और हम यहाँ के मतलब एक तरह से अधिपति हैं। और उनके एटीट्यूड में एक वो कॉलोनियल माइंडसेट है कि हम यहाँ पर राज करने आए हैं, जैसे ये हमारी कॉलोनी और हम यहाँ पे राज करने आए हैं, और वो हमें ट्रीट भी उसी हिसाब से करने लगे हैं। मतलब एक तरह से आज़ाद भारत की एक बहुत बड़ी कमी रही है। इसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं, एक दूसरे के बीच के रिश्ते धीरे धीरे करके कम हुए हैं। फैमिली जो इंस्टीट्यूशन थी उसका एक तरह से डिग्रेडेशन हुआ है। वो बहुत न्यूक्लियर फैमिली बन के हम रह गए हैं, बहुत सारे लोग उसमें से उस फोल्ड से छूटते चले जाते हैं। और इसके अलावा देश में जो है एनआरसी ना होना एक बहुत बड़ी कमी है हमारे देश की, कि अब तक हमें नहीं पता कि हमारे देश के सिटीजन्स कौन कौन लोग हैं, उसका कोई लिस्ट है या नहीं है, क्या है, ये बिल्कुल हमें आइडिया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है भारत की। इसके अलावा हमारे जो नेबर्स के साथ रिलेशन है वो भी एक समस्या का विषय है। जो उनके साथ ट्रीटीज़ होते हैं वो उनकी वैल्यू नहीं की जाती कई बार। जैसे कोई ट्रीटी अगर डिसरिगार्ड किया गया, जैसे नेहरू लियाकत पैक्ट जो है वो अगर डिसरिगार्ड किया गया तो उसके बाद इंडिया का क्या एक्शन रहा। इसके अलावा जो है बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए भारत ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। बांग्लादेश का जो 71 में एक तरह से लिबरेशन हुआ था वो भारत ने ही करवाया था। और उस वक्त जो है जो शेख मुजीब वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने थे, उनका जो मुजीबिज़म नाम से जो एक तरह से सिद्धांत था, उसमें सेक्युलरिज्म एक या धर्मनिरपेक्षता जिसको हम बोलते हैं, या पंथ निरपेक्षता, ये एक मतलब एक तरह से प्राइम एस्पेक्ट था मुजीबिज़म का। 77 में जब सेना, लेकिन जब मुजीब को एक तरह से उनकी हत्या कर देती है और उसके बाद जब वहाँ पे सेना का शासन हो जाता है तख्ता पलट होने के बाद, तो उसके बाद 77 में सेक्युलरिज्म शब्द को हटा दिया जाता है। और फिर 88 में बांग्लादेश को भी इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद भले बाद में 2010 में एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के थ्रू सेक्युलरिज्म को शामिल किया जाता है कि यहाँ पे रिलीजियस स्टेट रहेगा और साथ में सेक्युलरिज्म भी रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे जो वहाँ के जो माइनॉरिटी हैं, अगर उनको कोई इशू है, अगर वहाँ पर सेक्युलरिज्म खतरे में है, तो क्या भारत के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है? क्या भारत के जो लोग हैं, जो भारत के विभाजन के बाद वहाँ रहने की वजह से माइनॉरिटी में हो गए हैं, तो क्या उनकी हिफाजत करना भारत की जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप पड़ोसियों से रिश्ते बना रहे हो तो क्या आपको इतना भी प्रेशर नहीं देना चाहिए कि भाई वहाँ पर माइनॉरिटी के अधिकारों का जो है हनन ना हो, उनके अधिकार बचे भी रहें, सुरक्षित भी रहें और फले फूले भी, ऐसा। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा साइंस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। अगेन ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात होगी, पर हम बहुत ज़्यादा साइंस पर डिपेंडेंट हो गए हैं रैदर दैन नेचर पर डिपेंडेंट होने के। और चूँकि साइंस पर जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी वेस्टर्न इफेक्ट आता है, और उसके बाद जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है वो हमारे नेचुरल डिग्रेडेशन की तरफ हमें लेकर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमें जो है एड्रेस करना चाहिए। इसके अलावा एक और फेलियर है हमारा आज़ादी के बाद से, कि हमने अब तक भारत में धर्म की स्थापना का प्रयास नहीं किया है। ये धर्म, जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई एक रिलीजियस धर्म की बात नहीं है, या शायद रिलीजियस धर्म की भी बात हो सकती है, लेकिन हमारे केस में धर्म और रिलीजन बहुत अलग अलग होते हैं। धर्म का मतलब एक तरह से जो ऑर्डर कोड्स हैं, जो एक तरह से जो सिद्धांत हैं, जो एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आप बोल सकते हो, जिस तरीके से नेचर काम करता है, जिस तरीके से
ह्यूमन काम करते हैं, जिस तरीके से ज्योग्राफी के हिसाब से ह्यूमन काम करते हैं, जिस तरह से सोसाइटी काम करती है, ये सब एक धार्मिक फोल्ड के अंदर ही आते हैं। ऐसे में धर्म की स्थापना करना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ सीधे सीधे अधर्म होता है, और अधर्म होना किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है अपने धर्म भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोग जो है वो धर्म की स्थापना के लिए प्रयास करें। ऐसे में मुझे भगवद गीता से एक श्लोक याद आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ। ये जरूरत है धर्म के स्थापना के लिए। भगवान संभवामि युगे युगे, अपने आप को हर युग में संभव करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है, या जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब जो है अधर्म का उत्थान होता है, तब तक भगवान अपने आप को एक तरह से सृजित करते हैं, अपने आप को अवतरित करते हैं, अपने आप को लेकर आते हैं इस धरती पे। क्यों लेकर आते हैं? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का एक तरह से पुनरुत्थान करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम। इसको नोट करने की बहुत आवश्यकता है कि विनाशाय च दुष्कृताम ये बिल्कुल भी फेरी टेल नहीं है, ये बिल्कुल भी शांति संदेश नहीं है जो भगवद गीता का है कि विनाशाय च दुष्कृताम। अगर कोई दुष्कर्म कर रहा है, अगर कोई दुष्ट है, तो उसका विनाश होना आवश्यक है, और वो धार्मिक फोल्ड के अंतर्गत ही होता है। तो धर्म की संस्थापना जो है, पुनर्स्थापना है, या धर्म की स्थापना के लिए भगवान अपने आप को बार बार प्रकट करते हैं। ज़रूरत जो है यहाँ पर समझने की वो ये है कि इस श्लोक को जब बोला गया था, जिससे बोला गया था, जिसकी तरफ एक तरफ से मुखातिब होकर भगवान ने कहा था, उसका नाम भी भारत है। तो तब जिसे समझना था वो भी भारत ही था, और आज जिसे समझना है वो भी इंडिया, दैट इज़ भारत ही है। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।